स्टूडेंट, आइए, आप सबका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। और जब हम डिस्कशन कर लेंगे टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, जब इनके बारे में बता देंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट के बारे में डिस्टेंट, टेंजेंट्स या स्पर्श रेखाएं, इनके बारे में आप क्लास 10th से ही जानते हैं। ठीक है, पहले भी आप इससे परिचित हैं। टेंजेंट्स क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई सर्किल है, सर्किल के किसी एक पॉइंट पर, कोई पॉइंट पी है सर्किल पर, इस पॉइंट पी से जाती हुई कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक पॉइंट पी से जाती हुई हाउ मेनी टेंजेंट कैन पास थ्रू द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से कितनी टेंजेंट्स जा सकती हैं। तो आपका आंसर होता ओनली वन, केवल एक टेंजेंट जा सकती है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है कि इफ ए पॉइंट इज आउट फ्रॉम ए सर्किल and if you draw the tangents on the circle, then how many tangents we can draw from the point A to this circle. इस पॉइंट A से जो कि सर्किल जो कि इस वृत्त के बाहर है से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। How many tangents can you drawn from a point A to a circle? तो आपका आंसर होता है 2 टेंजेंट। एक टेंजेंट आप ऐसी जाती है, दूसरी टेंजेंट आपकी ऐसी जाती है। ठीक है, तो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब मैं इसको BC कहूं तो आप जानते हैं कि AB की लेंथ आपकी AC की लेंथ के इक्वल होती है। इस सेगमेंट टाइप का होगा। टेंजेंट तो आपकी पूरी लाइन टाइप की होगी। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। आपने वृत्तीय गति पढ़ा है फिजिक्स में। वो आपने क्या पढ़ा है कि यदि एक पत्थर को हम किसी स्ट्रिंग, किसी धागे से ऐसे बांध करके घुमाएं तो एक सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, किसी टाइम पर वो धागा टूट जाता है तो वो जो पत्थर है उसकी गति क्या होती है। आपने उसको बांधा हुआ है, ठीक है, ये आपका धागा है, स्ट्रिंग आपने ले रखी है, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई OA, और यहां पर जैसे ही वो स्टोन जो बांध रखा आपने, उसमें बीड बोलो, स्टोन बोलिए या कोई ऑब्जेक्ट कहिए, इसको बांध रखा घुमा रहे हैं आप, जैसे उस पोजीशन पे आया ये रस्सी टूट गई, ये स्ट्रिंग टूट गया, तो आपको डिस्टेंस पता है कि वो कहां जाता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाता है, स्पर्श रेखा की दिशा में जाता है। ये स्पर्श रेखाओं के बारे में, टेंजेंट के बारे में आपके पास प्री नॉलेज पहले से अवेलेबल है। टेंजेंट क्या होती है, आपने एक चीज पहले भी पढ़ी है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए सर्किल और मेरे पास कोई रेखा है, तो उस रेखा की 3 पोजीशन हो सकती हैं। लाइन इज आउटसाइड द सर्किल, लाइन इज टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्किल, ये लाइन वृत्त का केवल एक बिंदु को टच कर रही है। या तीसरी स्थिति हो सकती है कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, ये जो आपकी लाइन है वो सर्किल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है। यदि ऐसी स्थिति है तो इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा ये आपने पढ़ा है।
ठीक है, अभी तो आउटसाइड है तो इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो ये है, जो कि सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही है, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। यही तो है टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में आपको पहले से प्री नॉलेज है। क्लास 11 में आपने और चीज भी पढ़ी कि कोई कर्व है और उस कर्व का किसी पॉइंट पर टेंजेंट की हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट देखना है। ठीक है, टेंजेंट का आपने ग्रेडियंट देखना है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने क्लास 11 में पढ़ा है। मैं एक्सिस सिस्टम बनाता हूं, थोड़ा कोड ऑफ ज्योमेट्री की ओर चलते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। कोई कर्व है मेरे पास, इस कर्व के किसी पॉइंट P पर मैं देखना चाहता हूं कि जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, ठीक है, इसकी ग्रेडियंट कितनी है। ठीक है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट GRADIENT, ग्रेडियंट, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रवणता। M, और इसको क्या देते हैं, tan ऑफ थीटा। ठीक है, ग्रेडियंट M इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और tan थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई dx। तीन हिसाब से आप देते हैं, या तो उसको M से दिखाते हैं, या उसको tan थीटा से दिखाते हैं, या उसको डिवाइड बाई dx से आप शो करते हैं। डिवाइड बाई dx क्या हुआ, अब देखो मेन जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, उसी के अंतर्गत आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं। तो आगे नहीं डिवाइड बाई dx देखिए, ये क्या है आपका, डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव की मदद से आप क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। और ये है क्या, ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस और विद द हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, इससे ये स्पर्श रेखा कितना एंगल बना रही है, यदि थीटा बना रही है तो उसका मैंने 10 ले लिया, tan थीटा, तो वही आपका डिवाइड बाई dx हो गया, उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि इफ द पॉइंट P having the coordinates x0 y0 means the tangent is passing, the tangent is touching at the point P to the circle। ठीक है, और the tangent is touching at the point P to the circle। सर्किल को टेंजेंट किस पॉइंट पर टच कर रही है, P, टच करके निकल रही है, कट करके नहीं निकल रही है, किस पॉइंट पर, x0 y0। एंड इफ आई से m इज द ग्रेडियंट tan थीटा, इक्वेशन ऑफ द दिस लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। ये आपका ग्रेडियंट है। एंड इन अनदर फॉर्म आई मे राइट इट y माइनस y0 इज dy बाई dx x माइनस x0, किस पॉइंट पर, x0 y। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपने यहां तक आपने क्लास 11 में पढ़ लिया है। उसके आगे अब 12th में आपके पास m को मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूं, डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx क्या है, डिवाइड बाई dx है इस कर्व का जो पॉइंट आपका है, जिस पॉइंट पर आप क्या चाह रहे हैं, टेंजेंट चाह रहे हैं, वहां पर टेंजेंट की ग्रेडियंट है ये, और वो निकलेगी कैसे, वो कर्व का डिफरेंशिएशन करके निकलेगी उस पॉइंट पर। ठीक है, और ये वेरिंग है डिवाइड बाई dx की वैल्यू, क्योंकि ये यदि किस फॉर्म में है, वेरिएबल की फॉर्म में है,
तो पॉइंट टू पॉइंट ये आपका tan थीटा चेंज होता रहेगा। ठीक है जस्टिन, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा है, कुछ मैंने आपको और भी बताया। अब देखिए हमने क्या लिखा, इसको हम लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आप जानते हैं जस्टिन किस फॉर्म में जानते हैं आप, ग्रेडियंट की फॉर्म में आप जानते हैं। तो अब मैं टेंजेंट की बात करता हूं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which is passing through the point P, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट x0 y0। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, स्पर्श रेखा किस पॉइंट पर, x0 y0 पर, जहां पर इस पॉइंट P पर ये जो टेंजेंट है इसकी ग्रेडियंट कितनी है डिस्टेंट, m इज द ग्रेडियंट। और आप जानते हैं कि m क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। देखो कहां कहां से रिलेट हो रखा है, कितनी स्टडी की होगी मैथमेटिशियन ने अलग अलग एंगल से इसको दिखाने के लिए। m tan थीटा, ठीक है, tan थीटा मीन्स थीटा क्या है आपका, ये एंगल है थीटा किस किस के बीच, टेंजेंट एंड इस ओरिजेंटल के बीच में, जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ठीक, और इसी को जब हम यहां पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाती है रेस्टेंट, dy बाई dx हो जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0 एंड हैविंग द ग्रेडियंट m, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो कि बिंदु x0 y0 से होकर जा रही है तथा जिसकी प्रवणता m है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x0 y0 हैविंग द ग्रेडियंट m इज गिवन बाय y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। ये तो आपने 11 तक पढ़ा है। यहां पर हम m को किससे रिप्लेस करेंगे, dy बाई dx, और dy बाई dx इस टेंजेंट की ग्रेडियंट है यहां पर। और ये निकलेगी कैसे, ये कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे और जिस पॉइंट पर टेंजेंट चाह रहे हैं उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसमें रख देंगे। और जब क्वेश्चन हम करेंगे तो और क्लियर आपको होगा। तो ये यहां तक तो आप जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0 एंड हैविंग द ग्रेडियंट m, ये दी जाती है। ठीक है, किसी लाइन का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण जो कि बिंदु x0 y0 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता क्या m है, इससे दी जाती है। और यहां हम m को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, dy बाई dx से। अलग अलग एंगल से मैथमेटिक्स डिफाइन हो रही है। तो y माइनस y0 इज गिवन बाई dy बाई dx x0 y0। देखिए dy बाई dx इस कर्व का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, किस पॉइंट पर आप टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहते हैं, x0 y0। ठीक है, x माइनस x0, इसी का नाम है डिस्टेंट, इसी का नाम है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। और आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx, किस पॉइंट पे, x0 y0, जहां से ये टेंजेंट जा रही है, और x माइनस x, ये ठीक हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इसको आपको इक्वेशन याद कर देनी है, y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x। और dy बाई dx का ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट चाह रहे हैं। ठीक है, dy बाई dx हमेशा टेंजेंट की ही निकलती है। ठीक है, कर्व की किसी एक पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्या कहा,
हम कह रहे हैं कि दिस इज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और यदि इस टेंजेंट पर एक मैंने दूसरी लाइन खींची है ऐसे, जो कि इससे 90 डिग्री पर है, द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज 90 डिग्री, तो सीधा सीधा नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये आपकी एक रेखा है, दूसरी रेखा आपने ऐसे खींच दी इस पे, तो क्या बोलेंगे, ये रेखा इस पर परपेंडिकुलर है या ये रेखा इस पे क्या नॉर्मल है? नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल, ये अभिलंब हो गई। तो टेंजेंट पर टेंजेंट कहां पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जाती हुई एक ऐसी रेखा जो इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, वही तो क्या है, नॉर्मल है, उसी का नाम है नॉर्मल, उसी का नाम तो है अभिलंब। तो एक हुआ टेंजेंट और एक हुआ अभिलंब, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट कर्व की टेंजेंट पास हो सकती है उस पॉइंट पर, और वहां से नॉर्मल भी पास होता है जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहां पर ये शो क्या कर रहा है, टेंजेंट मतलब दिस इज इफ एनी पार्टिकल is executing a motion on this curve, then at this point the tangent shows the direction of that moving particle. यदि कोई पार्टिकल, कोई कण इस कर्व पे, इस वक्र पे गति कर रहा है, और आपने पॉइंट पी पर टेंजेंट बनाया, टेंजेंट खींची, स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा है वही दिशा इस पॉइंट पर किसकी होगी, उस पार्टिकल की होगी जो मूवमेंट कर रहा है इस कर्व पर। आप समझते टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट एक दिशा है, किसकी, टेंजेंट एक दिशा है, किसकी दिशा है, वो इस पार्टिकल की जो मोशन कर रहा था, कर्व के अलोंग मोशन कर रहा था, तो इस पार्टिकल की इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। आपने फिजिक्स में वहां पढ़ा है, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, तो ये तो डायरेक्शन वेलोसिटी की भी है, ये से तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकलती है, और इधर फोर्स की डायरेक्शन होती है, जिसको आप लिखते हैं mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्र बल वो अंदर की ओर है, और यदि पार्टिकल का ये टूट गया, जिससे मोशन अभी हो रहा था, जिस धागे से आपने उसको बांधा हुआ है, यदि वो टूट गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी, ये इस v वेलोसिटी से इधर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने वो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, परंतु उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, स्पीड तो एक समान है, परंतु उसमें त्वरण है, उसमें एक्सेलरेशन है, तो आप कहते हैं, एग्जांपल देते हैं आप, इन ए सर्कुलर मोशन स्पीड में भी कांस्टेंट, पार्टिकल एक स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। जैसा आपका फैन है, आप किसी पॉइंट पर उसको फिक्स कर देते हैं, तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट चल रहा है, परंतु आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट यदि स्पीड है, और आप जानते हैं कि स्पीड तो आपके पास क्या होगा, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल मैग्नीट्यूड है, केवल आपका परिमाण है इसमें। जैसे आपने कहा एक पार्टिकल 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से चल रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, डायरेक्शन कुछ नहीं दे रखी है, किसी सर्किल में चल रहा है,
तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का है 5 मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल पहुंचा है वहां पर जो आपने टेंजेंट खींचा, जो आपने स्पर्श रेखा खींची, वो उस पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा। और पॉइंट टू पॉइंट ये डायरेक्शन चेंज होगी। ये जब और आगे बढ़ गए, यहां पर आ गया वो पार्टिकल, तो यहां पर जब टेंजेंट खींचेंगे आप तो ऐसा हो गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यदि मैं इसको v1 दूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन v2 यूज होगा। तो v1 तो है ही 5 मीटर पर सेकेंड, v2 भी 5 मीटर पर सेकेंड है, पर डायरेक्शन देखो अलग अलग, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, और डायरेक्शन जब अलग अलग हो गई, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो यही क्वांटिटी आपकी क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसका नाम स्केलर, इसी का नाम एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, मैं फोकस कर रहा हूं आपको, इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि कोई पार्टिकल आपका किसी कर्व में मोशन कर रहा है, चाहे सर्किल का एक पार्ट है, ये आर्क है, कोई किसी आर्क में मूवमेंट कर रहा है, तो यहां पर आप पार्टिकल की डायरेक्शन, माना ए, फिर वो पार्टिकल बी पे देखा आपने, फिर पार्टिकल आपने सी पे देखा, ए पॉइंट पर आप उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये इस पार्टिकल की यहाँ पर डायरेक्शन है। यहाँ पर उस पार्टिकल की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। और यहाँ पर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ये भी तो प्रश्न है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा। ऐसे खींचेंगे चिपका करके। आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे कि मानो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे, या सेंटर है इसका, सेंटर से इसको मिला देंगे। ठीक है, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल जब बनता है कर्व के किसी पॉइंट पर, ये रेडियस है, कर्व का कोई पॉइंट है, यहां पर आपने रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन खींची है, कोई रेखा खींची है, कोई लाइन खींची है, उसी का नाम तो है टेंजेंट। वो टेंजेंट है, वही आपकी स्पर्श रेखा, वही आपका टेंजेंट है। और ये जो रेडियस बना, जो इससे 90 डिग्री, ये तो है नॉर्मल, इसी का नाम तो है अभिलंब। एक टेंजेंट है और दूसरा क्या है? नॉर्मल है। ये टेंजेंट होगी, नॉर्मल। ठीक हो गया? तो टेंजेंट का रोल आप समझ गए कि जब पार्टिकल किसी कर्व में मोशन कर रहा है तो किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन के लिए वहां पर हमें टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट जो खींचेंगे वही उस पॉइंट पर उस कर्व की डायरेक्शन मोशन बताएगा कि किधर जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में जो है, थोड़ा हमने फिजिक्स भी डिस्कस कर दी, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब आप क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लास में जाते रहेंगे तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो डिफरेंस की लाइन है वो धीरे धीरे बहुत नैरो हो जाती है। और आगे जाके जब और हायर क्लासेस में आ जाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ आप देखेंगे तो कुछ पोर्शन फिजिक्स का मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। टेंसर क्वांटिटी फिजिक्स का भी मैटर है, और टेंसर क्वांटिटी फिजिक्स का भी मैटर है, और मैथमेटिक्स का भी मैटर है। फ्लूइड मैकेनिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, देयर इज ए थिक लाइन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नो, देयर इज नो एनी थिक लाइन। मैथमेटिक्स के जब फॉर्मूलों का एक्सप्लेनेशन होता है तो फिजिक्स बन जाती है। जैसे मैं फिजिक्स बता रहा हूं, यहाँ पर ये टेंजेंट है क्या, ये तो मैथमेटिक्स है, आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख दी, बट व्हाट दिस टेंजेंट शो, क्या यूज है उसका, वो फिजिक्स है। ये फिजिक्स है कि वो टेंजेंट क्या बता रही है। दिस टेंजेंट इज टेलिंग द डायरेक्शन और शोइंग द डायरेक्शन of the particle at the point P, which is in the state of motion along the circle. अब ठीक है स्टेट। तो मेरा जो टॉपिक है, टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करना, नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ करना। टेंजेंट की इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते ही हैं,
ये तो आपने 10th में 11th में पढ़ाई है, ये वाली इक्वेशन y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। यहाँ पर मैंने केवल एम ही तो चेंज किया, एम का दूसरा फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पे होता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए उसका, उस पॉइंट पर वहां पर आपको ग्रेडियंट निकल जाएगा वो उस टेंजेंट का। ठीक है, तो y माइनस वाई जीरो मैंने एम को किससे रिप्लेस कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स से कर दिया, एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर यदि ये टेंजेंट है तो जहां से रेडियस निकल रही है, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, अभिलंब की दिशा है। ठीक हो गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल दी, अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point x0 y0, स्पर्श रेखा का बिंदु किस पे स्टैंड, x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद कर डालिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, आपने 10th में भी तो कई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है कॉर्नर ज्योमेट्री में। ठीक है, एक पॉइंट से ऊपर जा रही है और उस पर ग्रेडियंट दिया हो तो y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। 2 पॉइंट से ऊपर लाइन जा रही है तो आप क्या लिखते हैं, 2 पॉइंट आपको दे रहे हैं x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। इन 2 पॉइंट से होकर के कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, यदि वो लाइन आपके इंटरसेप्टर बना रही है, x एक्सिस पर a का इंटरसेप्टर बना रही है, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्टर बना रही है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक आप नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं कि किसी लाइन पर ओरिजिन से जो नॉर्मल डाला गया है, जो परपेंडिकुलर डाला गया है, उसकी लेंथ p है, और यदि वो नॉर्मल एल्फा एंगल बनाए तो लाइन की इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, एक आप जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक आप ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का देखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो मैनी फॉर्म्स ऑफ द लाइन you have already studied in class 11। यहां तो आपके पास 2 ही इक्वेशन हैं, तो वो समीकरण, वो इक्वेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पॉइंट x0 y0 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx, किस पॉइंट पे, x0 y0 पर x माइनस x0। ठीक है, और एक चीज आप जानते हैं स्टूडेंट और भी, कि यदि एक लाइन आपकी ऐसी है और दूसरी ऐसी है, these two lines are perpendicular to one another and if the gradient of this line is m1 and gradient of this line is m2, then the multiplication of m1 into m2 is given by always -1। ये भी आप जानते हैं, टेंजेंट, इसको मैं यदि टेंजेंट कहूं, इसको मैं यदि नॉर्मल कहूं, इसको मैं यदि टेंजेंट कहूं, इसको मैं यदि नॉर्मल कहूं, तो एक की ग्रेडियंट mn है, दूसरे की m2, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनकी ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैंने टेंजेंट की ग्रेडियंट को डिवाइड बाय dx कहा है, डिवाइड बाय dx कहा है स्टूडेंट, और ये नॉर्मल की ग्रेडियंट m2 है, दिस इज इक्वल टू -1,
दिस implies that m2 is equal to minus 1 over divided by dx। तो बड़ा सिंपल होता है कि आपके पास यदि कहा कि टेंजेंट की ग्रेडियंट 2/3 है, तो नॉर्मल की ग्रेडियंट बोलिए, नॉर्मल की ग्रेडियंट कितनी होती है? तो नॉर्मल की ग्रेडियंट हो जाएगा डिस्टेंट, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 3/2 होगा। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 3/2 होगा। और साइन चेंज कर लीजिए, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और आता कहाँ से? यहाँ से आता, देखो -1 over दिस, -1 over 2/3, तो क्या आएगा? -3/2 आएगा। तो टेंजेंट की ग्रेडियंट पता है तो नॉर्मल की निकल जाएगी। आप करेंगे माइनस और जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और यदि नॉर्मल की ग्रेडियंट पता है, टेंजेंट की निकालनी है, तो उसका भी आप रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यदि आपसे कहा जाए कि नॉर्मल की ग्रेडियंट क्या है? -3/4 है, टेंजेंट की कितनी हो जाएगी? तो आप इसका रेसिप्रोकल करिए 4/3 और साइन चेंज कर लीजिए, तो प्लस हो जाएगा, ये टेंजेंट की निकल जाएगी, ये नॉर्मल की है। और दोनों के बीच मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा डिस्टेंस? दैट इज इक्वल टू -1। ये आपने 11th में भी पढ़ा है, पर यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल के केस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो ये मैंने लिखा हुआ है, ये हमने अपना जो प्री नॉलेज है उसका यूज किया है, ठीक है। तो टेंजेंट की ग्रेडियंट आपकी dx है, ठीक है। नॉर्मल की मैं m2 मानूं तो m2 आपका ये हो गया, तो m2 इज गिवन बाय -1 over दिस। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितने हो जाएगा डिस्टेंस? नॉर्मल की इक्वेशन इसी से निकलेगी, क्योंकि नॉर्मल भी क्या है? वो भी लाइन तो है, ठीक है। y माइनस y0 इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx को क्या लिख देंगे? -1 over डिवाइड बाय dx, ठीक है। डिस्टेंस किस पॉइंट पर? x0 y0 पर देख रहे हैं, x माइनस x, ठीक है। किसी एक पॉइंट के लिए वहीं से नॉर्मल जाएगा और वहीं से टेंजेंट जाएगी, ठीक है। y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 over डिवाइड बाय dx, x माइनस x0 इंटू x माइनस x0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इंप्लाइज दैट, मतलब अविलंब, नॉर्मल मतलब अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण आप इस रूप में देंगे, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा -y माइनस y0 dy बाय dx x0 y0 इज इक्वल टू, ठीक है। या साइन नहीं रखता हूं, साइन ही रहने देता हूं, केवल डिवाइड बाय dx ले जा रहा हूं यहां, तो -x माइनस x0 हो गया, मैंने केवल डिवाइड बाय dx का मल्टीप्लाई किया। अब आप इसका ट्रांसपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगा डिस्टेंस? यहां करके प्लस हो जाएगी, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाय dx x0 y0 इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, यही आपकी अविलंब का समीकरण है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई नहीं है, एक सेकेंड, y माइनस y0 dy बाय dx किस पॉइंट पे? x0 y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन, अविलंब का समीकरण, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये वाली, ये टेंजेंट की थी, ये वाली y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस x0। नॉर्मल की क्या होगी? x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपने याद कर ली, अगले वक्त में आपने बहुत इक्वेशन लाइन की याद कर रखी है, ये दो और याद करिए, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे जैसे डेस्क में हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ये इक्वेशन भी आसानी से याद होती रहेगी, ठीक हो गया आपको। तो देखिए, अब आप एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज
करते हैं हम 6.3। बड़े इंटरेस्ट से करिए और नॉलेज पूरा लेकर करिए। फंडामेंटल क्लियर होना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपको फंडामेंटल आपका क्लियर रहता है तो मैथमेटिक्स आपका सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टीवी में आजकल जो टॉपर निकल रहे हैं बोर्ड के अलग अलग स्टेटों के, उनको जब पत्रकार पूछते हैं, कई स्टूडेंट का सुना मैंने, टॉपर अलग अलग स्टेट का, क्या आपका सबसे प्रिय विषय, सबसे आनंद का विषय क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, सबसे आनंद का विषय क्या? मैथमेटिक्स है। क्यों है साहब? बस बड़ा समझ में आता है। समझ में क्यों आता होगा? क्योंकि फंडामेंटल क्लियर है। जब फंडामेंटल हमारा क्लियर रहता है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, माना इसी के रिलेटेड बात है। तो जब फंडामेंटल एकदम क्लियर है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्योमेट्री का एक फिगर आपके दिमाग में बन जाएगा कि क्या हो रहा होगा, बड़ा आसान हो जाता है। और फंडामेंटल क्लियर के लिए पहले आप चैप्टर को पूरा पढ़िए, जो थ्योरी दी हुई रहती है टेस्ट में उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल आप उसको करिए और तब एक्सरसाइज पे आइए। ये तरीका है। मुझे याद आ रहा है क्योंकि प्रसंगवश स्टूडेंट से बीच बीच में हमको बात करने की आदत भी है, करनी भी चाहिए, और सारे हमारे साथी टीचर्स लोग करते हैं स्टूडेंट से बीच बीच में बात, आपको आपके मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो जब मैं क्लास 10th में था स्टूडेंट, तो उस समय हमारा बोर्ड का रिजल्ट आउट हो रहा था, तो हम रेडियो पे सुन रहे थे। ठीक है, कि क्या क्या होता है, कौन कौन टॉप निकलते हैं, क्या क्या होता है, हम भी कान लगाए थे क्या क्या होता है। तो हमारे साथ का जो टॉपर था बोर्ड का, हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड था तब, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट। ठीक है, तो पूरा उत्तर प्रदेश का टॉपर, तो उस स्टूडेंट की मैथ्स में 100 मार्क्स थी, पूरे 100 मार्क्स थी। और जब उनको पूछा गया, ठीक है, कि क्या विशेषता है आपकी या क्या खास बात है कि आप मैथ्स में 100 मार्क्स लाए, क्या राज है, एक प्रश्न आता है नहीं कि इसके पीछे राज क्या है साहब, क्या राज है कि आप पूरे 100 मार्क्स ले आए मैथमेटिक्स में। एक सिंपल जवाब मुझे आज भी याद है, रेडियो पे इंटरव्यू ले रहे थे कोई पत्रकार होगा, ठीक है, आकाशवाणी से कार्यक्रम चल रहा था, उस स्टूडेंट ने कहा पर डे 5 आवर्स, समझ रहे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन मैथमेटिक्स करता हूं, बस यही है राज। आप समझ गए मेरा कहने का मतलब? आप समझ रहे कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, फंडामेंटल क्लियर करना है, और प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ये तो टॉप पे ले जाता है सीधे, ये बीच बीच में नहीं छोड़ता, ये सीधा टॉप में पहुंचाने वाला विषय है आपका, पूरे 100 में से 100। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो जब देखते हैं स्टूडेंट ने तो पूरा सही कर रखा है, तो पूरे कमरे में जितने एग्जामिनर बैठे रहते हैं कॉपी दिखाई जाती है, उन्हें देखो देखो इस बच्चे को इसने पूरा लिया है भाई, कहीं इसका गलत नहीं है, स्टडी है, मेहनत है बच्चों, तो आप भी करिए, आप भी लाएंगे, पूरे 100 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कर्व है स्टूडेंट आपका y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। क्या करना है आपने? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ये जो कर्व है इसके पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। स्लोप कैसे निकलेगा? टेंजेंट का स्लोप चाहिए किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 4 पर। मतलब आपको ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट कर्व की नहीं,
ग्रेडियंट किसके निकलते, टेंजेंट के निकलते उस पॉइंट पर, ये भी आपको याद रखना है। ये किसी ये जो स्लोप निकला ये किसका निकल रहा है, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना उसे क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप लिखते हैं m इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो ये स्लोप भी आपको दिखा रहा है कि ढाल कितना है, ठीक है, x एक्सिस से कितना एंगल बना है, ठीक है, और उसका टेंजेंट ले लीजिए, वो dy बाई dx देगा। तो आपको यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता फाइंड आउट करिए। किस पॉइंट पर, व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए, आपको सिंपल करना क्या है स्टूडेंट, आपको इसका पहले डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलता है स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो y हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई dx 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। दिस implies that dy by dx is equal to d by dx 3x to the power 4 minus d by dx 4x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो इसका अलग होगा और माइनस करके इसका अलग होगा। आप तो डिफरेंशिएशन आपने खूब पढ़ लिए हैं। dy by dx इज इक्वल टू, देखिए तो कांस्टेंट है 3, x टू द पावर 4 का कितना होगा 4x क्यूब होगा, ठीक है, माइनस यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। यही क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी का नाम है ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलो चाहे ग्रेडियंट बोलो, एक ही बात है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलो। इसी का नाम हिंदी में प्रवणता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, प्रवणता निकालिए किसकी, स्पर्श रेखा की, ग्रेडियंट निकालिए टेंजेंट की, टेंजेंट की निकलती है ग्रेडियंट, ठीक है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलिए चाहे ग्रेडियंट बोलिए, एक ही बात, ठीक, या स्पर्श रेखा हिंदी में dy बाई dx, ये आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता कहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहिए या ग्रेडियंट कहिए, एक ही बात, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये आपका क्या निकल गया, प्रवणता निकल गई किसकी, स्पर्श रेखा की, आपकी ग्रेडियंट निकल गई या आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया। पर वैल्यू कितनी आएगी, किस पॉइंट पर चाहिए, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे चाहिए। तो आपको लिखना है dy बाई dx, आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx कितना हो जाएगा रेस्टेंट, या x इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 12 इंटू 60 ये तो होगा, ठीक है, माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये आएगा माइनस 1, तो 4 इंटू 191 764 आपके पास आ गया। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 इज कितना है 764। ये आप लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितने हो जाएगा स्टूडेंट, 764। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो पॉइंट तो कॉर्नर ज्योमेट्री में एक से नहीं बनेगा, y भी निकालना पड़ेगा, परंतु उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है dy बाई x की वैल्यू है केवल x का फंक्शन है, इसलिए x में हमें काम चल जाएगा, y की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट कह रहा हूँ, पॉइंट एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो y की निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि dy बाई dx आपका ऑलरेडी क्या है, x का फंक्शन है। तो समझ में आ गया इसमें कैसे आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया।
अब आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आपने वही करना है, इसमें भी आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए या ग्रेडियंट आप कह सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, वक्र इतने का x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता फाइंड आउट करिए। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए आप, कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, और आपने x इज इक्वल टू कितने पे निकालना है, इसका 10 पे चाहिए। आपको 10 पे निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट बोलिए या स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलिए, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो कर्व है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। x इज इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू आपकी अनडिफाइंड बन जाएगी। समथिंग बाई 0 इन डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए लिखा है कि ये कर्व फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर इज डिफाइंड एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। तो इसका मैं जो डोमेन बोलूंगा, इस कर्व का आप डोमेन कहेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2। ठीक है, r क्या है, सेट ऑफ रियल है, रियल में से एक नंबर 2 कम कर लीजिए, इसका डोमेन बन जाएगा। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती इस कर्व के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें कभी कभी समझना चाहिए बीच में। देखिए, अब मेरे पास स्लोप निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए डिवाइड dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर, माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ये तो होता है, ये आपका रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड dx आपका आया कितना डिस्टेंट, देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो x का भी होगा और 1 का भी होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x माइनस 2 माइनस, यहाँ देखिए डिस्टेंट डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, x का भी डिफरेंशिएशन करेगा, 2 का भी करेगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, वो तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। तो डिवाइड एक्स कितना होगा डिस्टेंट, देखिए x माइनस 2, इसको ओपन करिए, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो डिवाइड एक्स आया, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स से आपका एक्स कर दिए, तो माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो dy बाई dx इज किस पे, x इज इक्वल टू 10 पे, डिवाइड x इज इक्वल टू 10 पर कितना हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, माइनस 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 1 बाई 64, तो माइनस 1 बाई 64 हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर जिस रूप में रहता है, एक लाइन लास्ट में आपको अवश्य लिखनी चाहिए। इससे आपके एग्जाम में बड़े प्रश्न होते हैं आपसे कि स्टूडेंट विधिवत काम करता है,
एक सिस्टमैटिक वर्क होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, कितनी होगी स्टूडेंट, -64। आपको बोला गया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एट x इज इक्वल टू 10 इज कितना होगा डिस्टेंस, -64। ठीक है डिस्टेंस। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन करेंगे। आगे मैं कुछ डिस्कशन और करूंगा, कुछ उस बात पर भी करूंगा कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, तब उसका ग्रेडियंट कितना होगा, और टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका ग्रेडियंट कैसा होगा, वो टेंजेंट तब किस रूप में बन जाएंगे, उसको कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय।